पाठक सर नमस्कार। तो काफी तेज हो गए। कहाँ गया वो? अभी पाठक सर सेटिंग कर रहे हैं अपनी। हाँ पाठक रहे तो चल रही है सेटिंग। कर लीजिए, कर लीजिए। नहीं म्यूट नहीं थोड़ा कम करो। कैंसल देखे ना उसके बाजू वाले से इससे कम होती है और इससे बढ़ती है, साइड वाले से नहीं होती। कमांडेंट सर नमस्कार। अरे नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सर आप देख लीजिए। एक इंटरनेशनल का जो लिखा रहता है वो पूरा कर दिया है तुमने। बिल्कुल। हाँ नहीं राइट। संजय ठाकुर जी कैसे हैं? ठीक हूँ, बढ़िया सर। आप बताइए कैसे अच्छा हैं? और क्या चल रहा है उधर? बस यहाँ तो ठीक ही ठाक है, अंडर कंट्रोल है सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम मेलबर्न। अच्छा हाँ, नहीं यहाँ थोड़ा सा फिर से स्पाइक हुआ है। हाँ और हालांकि मैरीलैंड में जो है थोड़ा सा कम है, पर कैलिफोर्निया फ्लोरिडा में काफी ज्यादा हो गया है। हाँ पहले उधर नहीं था लेकिन बाद में उसने पिक किया। अच्छा अच्छी बात ये हो गई है कि 30,000 जो अपने सिविलियन है उनको सिलेक्ट किया है वैक्सीनेशन के लिए इसी वीक से। हाँ ओके, तो थर्ड फेज आई थी। हाँ थर्ड फेज। तो मेरे ख्याल से काफी उम्मीद है कि वो वैक्सीन सक्सेसफुल होगी। प्रोग्रेस तो सभी जगह से अच्छी आ रही है रिपोर्ट्स की, जो सो फार मतलब उनके जो फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल अच्छे हो गए हैं। तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ आई थिंक हमारे पास होंगे कुछ वैक्सीनेशन जो रिलायबल होंगे। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ वैक्सीन अच्छी होंगी, प्रॉमिसिंग। आई होप सूर्या। आकाश जी, हाँ कैसे हैं आकाश जी? आकाश भगत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी, अब बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। तो भी आपको नमस्कार। रोहिताश हाँ रजनीश, तुम लाइट बैठे हो, लाइट की तरफ मुंह करो। अच्छा हाँ अरे गुड रजनीश, गुड लेसन। आप ठीक है? हाँ काफी ठीक है। लाइट एक नमस्ते। इसको ऐसे घुमा दो। अमित सर बोलिए कुछ। आज गला बैठा हुआ है। अब ठीक है? हाँ आप बेटर हुआ। काफी ठीक है, काफी ठीक है। आ रहे हैं अभी। हाँ जितेंद्र ठाकुर ज्वाइन करिए ना कि प्रेजेंट नमस्कार अमित प्रसाद सर, नमस्कार मुखर्जी। बहुत अमित दिनों बाद नमस्कार। दिख रहे हैं सर। नमस्कार। संजय से तो कई दिनों बाद मुलाकात हो पा रही है। लंबे टाइम से यार। हाँ अच्छा अरे वाह। आई थिंक लास्ट टाइम समवेयर सम स्टेशन, आई थिंक सम रेलवे स्टेशन भी। हाँ रेलवे स्टेशन पे। अरे वाह। तो सर सेटिंग हो गई तो हम लोग शुरू करें सर? जरूर, हाँ बिल्कुल। आदेश। तो सर आप लोगों की आज्ञा से ये वेबिनार हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने माइक म्यूट कर दें तो सभी पार्टिसिपेंट को सुनने में आसानी होगी। उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम हर रविवार की भांति इस रविवार भी अपना वेबिनार कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं, और इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य अपने छोटे भाइयों को उनके फ्यूचर बनाने में सहयोग करना है। ये देखा गया है कि यदि समय से समझ आ जाए तो बहुत सारी बातें हम अपनी हल कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर अपने बड़े भाइयों की सहयोग से
उनके आशीर्वाद से और छोटे भाइयों के सहयोग से हम इस वेबिनार को करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न तरह के फोर्सेज हैं, विभिन्न तरह की फोर्सेज हैं। उसमें एक है स्वैच्छिक दल या गृह रक्षक दल या होम गार्ड, जिसकी स्थापना 1946 में कुछ आंतरिक कारणों से हुई थी। उस समय देश में आपातकाल स्थिति थी, तो उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ लोगों ने दल को बनाया था। उसके बाद 1962 में चाइना के अटैक के समय ये केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी अपने सभी राज्य सरकार को कि इस स्वैच्छिक दल को होम गार्ड के रूप में मान्यता दें, जिसका कार्य हमने ये देखा है कि आपातकाल के समय किसी भी तरह का डिजास्टर हो या आग लग जाए या आंतरिक कुछ राइट्स हो, उन सब में एक खाकी वर्दी पहने लोग हमें दिखते हैं। ना तो पुलिस होती है, ना वो कोई आर्मी होती है, तो वो ही होम गार्ड होते हैं, कहलाते हैं। तो सर उसमें ट्रेनिंग स्कूल में एज ए कमांडेंट MPPSC थ्रू गए हैं सर। और सर एज ए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद 2005 से डिविजनल कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। और सर ने MSc जियोलॉजी में किया है। उसके बाद सर टीचिंग में थे। तो ये कैसे उधर ट्विस्ट हुए और सर का क्या अनुभव था और होमगार्ड की और बहुत सारी जो विशेषताएं हैं जो सर के द्वारा ही हम सुन पाएंगे और हमें ठीक से जानकारी मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर को से निवेदन करता हूं कि सर आए। और उसके पहले आज हमारे बीच हमारे भीष्म पितामह श्री तेजेंद्र GPS पटेल सर हैं। उनसे कहूंगा सर 2 शब्द बोले, फिर हम अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हमारे GPS पटेल सर, सर हैं आप? हैं तो सर सुन पा रहे हैं सर, प्लीज 2 शब्द कहें सर, 2 मिनट वेबिनार के बारे में, फिर हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जी सर। सुरेश जी, हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। आवाज आ रही? जी जी आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं तो सबको नमस्कार करता हूँ और आशा है सब लोग इसको पसंद करेंगे जो आपने शुरू किया है। और ये बहुत बड़ा काम है। इससे सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को परिचय हो जाता है, बार बार मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा परिवार है जो विलक्षण है, हर तरह से विलक्षण है। हर ग्रुप के लोग हैं, हर एज के लोग हैं, हर सब्जेक्ट के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर क्या कहते हैं तो हर प्रोफेशन के लोग हैं। और कोई कहीं बसा हुआ है, कोई कहीं बसा हुआ है। इतने लोगों से मुलाकात होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कामना करता हूँ कि इस तरह से हम लोग हर बार मिलते रहें, तो कम से कम ये होगा कि हमारा एक बहुत सशक्त ग्रुप हम लोगों के बीच में जो बना हुआ है वो हमेशा कार्यरत रहेगा और हम लोग एक दूसरे के टच में रह पाएंगे। तो इसलिए मैं कामना करता हूँ कि श्री प्रसाद जी आए कि नहीं? हैं सर, हम हेलो हैं, रोहित पाठक सर हैं। हाँ पाठक सर जी। तो मैं पाठक जी से एक आग्रह करूंगा कि हम लोगों का उत्साह वर्धन करें और ज्ञान वर्धन करें अपने सब्जेक्ट में, तो सब लोगों को अति लाभ होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सुंदर उद्बोधन के बाद मैं अपने आज के मुख्य वक्ता श्री रोहितास पाठक सर से निवेदन करूंगा कि सर अपने वक्तव्य को शुरू करें। सर पाठक सर।
ओके जी आवाज ठीक आ रही और वीडियो ठीक है? जी सर। तो सबसे पहले तो आज के इस इंटरनेशनल वेबिनार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित सभी जूनियर्स को प्रणाम, नमस्कार साथियों को। कई ये जैसा भी पटेल सर ने बताया कि लगातार मुलाकात हो जाती है, ज्ञान वृद्धि हो जाती है, और इसके साथ साथ जो मथुरेश कुछ डिस्टरबेंस हो रहा बीच बीच में, ऐसा अब ठीक है सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है अच्छा 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 सभी ने म्यूट कर रखा है सर। चलिए ठीक है ठीक है। जो इसका मेन मोटो है कि समय पर, एक्सक्यूज मी सर, ये जितेंद्र सिंह ठाकुर के कारण है, ये प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट मोड से आप सर निकलिए जितेंद्र जी। हाँ प्रेजेंट इनका मोड दिख रहा है कि ये आप ज्वाइन करिए, प्रेजेंट मोड से बाहर आ जाए। राइट जी, अन्यथा इन्हें मैं इनको बाहर करता हूँ, सॉरी, और फिर ये अंदर हो जाएंगे। ठीक है सर, हाँ रिमूव कर देता हूँ मैं सर। ठीक है सर, प्लीज गो अहेड। ठीक है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को, जो नए जूनियर्स है, न्यू जॉब हंटर्स हैं, उनको समय पर सही जानकारी हो सके, सही बातें पता चल सके, क्योंकि जो ये ग्रुप जो है इसमें मैक्सिमम सभी अपने मेहनत और अपने ज्ञान के बूते ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ एक बात ये जरूर लगती है कि हम लोगों को अगर समय पर और सही जानकारी मिल गई होती, कुछ थोड़ी सी भी चीजें और पहले पता चल गई होती, तो और बेहतर किया जा सकता था। इसी को लेके ये एक वेबिनार की श्रृंखला आरंभ की गई है आदरणीय प्रहलाद सर और डॉक्टर मथुरेश जायसवाल के सौजन्य से। बहुत ही अच्छा है। आज इसके पहले जितने भी वेबिनार हुए सभी शानदार रहे। आज मुझे मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं अनुकरणीय हूँ कि अपना एक प्रस्तुतिकरण मैं प्रस्तुत करूंगा मध्य प्रदेश होमगार्ड के संदर्भ में। मथुरेश ने बताया ही कि ये लगभग 1946 के आसपास इसका गठन किया गया था। एक ये वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग स्वयंसेवी के रूप में आते हैं। स्वतंत्रता के पहले जब 1946 के आसपास के समय काफी सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे, उस समय जो पुलिस थी, एक प्रकार से ब्रिटिश भारत पुलिस जो थी, उससे एक बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, उनके सलाह पर इंग्लैंड में ऐसी संस्था का गठन था। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाते हुए और इसका गठन किया गया। मूलतः उस समय जो हमारा मध्य प्रदेश था वो सीपी एंड बरार के रूप में था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो 6 दिसंबर 1947 को जो उसकी कैपिटल हुआ करती थी सीपी एंड बरार की, नागपुर, वहां पर इस संस्था का गठन किया गया। उससे लगी हुई जो राजे रजवाड़े थे जो अलग हो रहे थे, बहुत सारे भारत में मिल गए, बहुत सारे पाकिस्तान में चले गए। जो हैदराबाद वाली राजे रजवाड़े जो रियासत थी वो काफी बाद में मिले थे, और उस समय उनके यहाँ से नागपुर में काफी डिस्टरबेंस किया जाता था जो जिले थे। अब इसको शांत करने के लिए एक सीपी एंड बरार एक्ट बनाया गया 1947 में और इसका गठन किया गया। टोटली वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन था। आज उस रूप से काफी बदल चुका है। फिर बाद में जब 56 में मध्य प्रदेश बना तो इसको मध्य प्रदेश नगर सेना का रूप दिया गया। शुरुआत में इसका मुख्य काम जो होता था वो सिर्फ पुलिस को असेस करना होता था। पुलिस के थानों में भी डिप्लॉय किए जाते थे, ट्रैफिक ड्यूटी भी करते थे, सम्मन्स वारंट वगैरह ऐसे तमाम काम
होमगार्ड्स करती थी। वायरलेस का एक बहुत बड़ा काम जो है वो होमगार्ड संभालती थी। और आज की डेट में इसको बढ़ाते हुए तब वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक नई अवधारणा चालू की गई थी। दो चीजें ऐसी जोड़ी गई थी कि लोगों को परमानेंटली काम पर रखते हुए जरूरत होने पे थोड़े दिन के लिए काम पे बुलाना और जरूरत ना होने पे उनको वापस भेज देना। एक बात इसमें जोड़ी गई थी, एक कॉल आउट कहलाता था, एक कॉल ऑफ कहलाता था। कॉल आउट जब हुआ करता था तो जो भी जवान भर्ती होते थे उनको ड्यूटी पर बुला लिया जाता था। जैसे मान लीजिए दशहरे का त्योहार है, या दीपावली का त्योहार है, या होली का त्योहार है, या और कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी जिले में है, तो उस समय जिला दंडाधिकारी जो होते थे, डीएम के एसपी की अनुशंसा पर दंडाधिकारी जो होते थे वो थोड़े दिन के लिए होमगार्ड के फोर्स को कॉल आउट कर लेते थे और उसके बाद फिर हफ्ते 15 दिन जितने दिन भी काम चला, जितनी जरूरत हुई, और उसके बाद फिर से उनको कॉल ऑफ कर दिया जाता था। तो एक इस तरीके से एक फोर्स था कि जिसको पूरे 365 दिन आपको वेतन नहीं देना है। 365 दिन आपके लिए वैसे उपलब्ध है इमरजेंसी में, और बाद में फिर वो अपने घर चला जाता था। कॉल आउट और कॉल ऑफ की व्यवस्था इस तरीके से चलती थी। आज की डेट में चूंकि टोटल बेरोजगार लोग इससे जुड़ चुके हैं, अब ये लगभग 365 दिन ही सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये काफी पहले बात थी जो अब खत्म हो चुकी है विभाग से। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो इसको मुश्किल से 15 दिन के लिए काम पे रखा जाता था, और इसमें वही लोग रखे जाते थे जो कि कोई ना कोई दूसरा काम करते थे, या तो वो नेता होते थे, लीडर्स होते थे, कहीं पे काम करने वाले टीचर्स और कलेक्टेड में काम करने वाले क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी होते थे, या फिर जमींदार होते थे। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि श्यामाचरण जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो भी होमगार्ड संस्था में ज्वाइन किया था उन्होंने। जबलपुर के सेठ गोविंद दास वगैरह, ये लोग भी होमगार्ड के रूप में काम करते थे। थोड़े दिन आके अपना काम करके और फिर वापस चले जाते थे अपने मूल काम पर। इसका जो स्ट्रक्चर है आज की डेट में, राज्य स्तर पर एक डायरेक्टर जनरल बैठते हैं, एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, एक डीआईजी का पद होता है, और इसके बाद फिर संभाग स्तर पे अधिकारी, संभाग स्तर पर डिविजनल कमांडेंट होते हैं, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं। जिला स्तर से नीचे इसका ऑफिस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो है जिला स्तर तक है, तहसील ब्लॉक लेवल पे इसका कोई ऑफिस नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के असिस्टेंट कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर होते हैं, और सारे जवान जो है होमगार्ड जिनको कहते हैं, या सैनिक कहते हैं, या होमगार्ड जवान कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के ऑफिस में होते हैं। मथुरेश ने जैसे बताई कि आज की डेट में इमरजेंसी ड्यूटीज इनको जोड़ दी गई हैं। 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया तो केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यों को बंधनकारी किया गया कि वो अपने यहाँ पर, जैसे कि नेशनल लेवल पे एक एनडीआरएफ फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उस तरीके का वो अपने स्टेट लेवल पर भी बनाए। तो बहुत सारे राज्यों ने इसका निर्माण कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी एक एमपीएसडीआरएफ का फोर्स का गठन किया गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड इमरजेंसी फोर्स, जो कि आपदा के टाइम पर लोगों की मदद करता है, आपदा से बचाने में उनकी सहायता करता है, और उसमें मुख्यतः होमगार्ड के लोगों को ही लिया जा रहा है। 99% से ऑक्यूपेंसी जो उसकी भरी गई है वो होमगार्ड के लोगों की से ही है। तो होमगार्ड का बल जो कल तक सिर्फ पुलिस की सहायता करता था,
एक बहुत बड़ी भूमिका में और एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। आपदा राहत का काम भी इनके पास है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो SDRF है उसमें होमगार्ड के 500 जवान काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल 4 जिले जो हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें ज्यादा स्ट्रेंथ है और बाकी के जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, इस तरीके से। आपदा जब नहीं रहती है तो उस दौरान जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, अवेयरनेस का डेमो किया जाता है इनके द्वारा स्कूल कॉलेज वगैरह में जाके। कई बातों में अगर देखा जाए तो होमगार्ड के जवान जो हैं, जहाँ पे अच्छे ट्रेंड लोग हैं, वो निश्चित तौर पे भूमिका अदा करते हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि हैदराबाद में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहां पर मल्टीनेशनल कंपनी के CEO वगैरह से मुलाकात हुई थी। उसका खुद ही कहना था कि उसने होमगार्ड की ट्रेनिंग लेना स्वीकार किया था, वॉलंटियर किया था कि मैं होमगार्ड की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। हैदराबाद में ट्रेनिंग ली थी। जब हम लोगों ने पूछा कि इसमें तो बहुत ही छोटे लेवल के लोग आते हैं, लीमैन टाइप के, और आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका कहना था कि एक बार वो अपने कंपनी में काम कर रहा था और अचानक फायर, आग लग गई। अब आपने सभी इस चीज को जानते होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर हर बिल्डिंग में लगे रहते हैं, हर जगह लगे रहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा नहीं है कि कहीं ना दिखे, वो एक हर जगह रहते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है। तो वो उसके बोले ड्राइवर के साथ एक आदमी आया जो होमगार्ड की ट्रेनिंग था, बाहर गेट पे खड़ा था। उसने आते से तुरंत एक्सटिंग्विशर को चालू किया और उतनी छोटी सी आग को ही काबू कर लिया। वो CEO बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने सोचा कि ये चीज सबको आना चाहिए। एक मुकेश नॉलेज से एक ये जीवन बचाने वाला नॉलेज है, कभी कभी यही बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो होमगार्ड आज इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। बाढ़ जो मध्य प्रदेश की आपदा है, मुख्यतः बाढ़ के रूप में ही है, और थोड़ा सा एक नर्मदा सोन ताप्ती का जो बेल्ट है, सोनाटा के नाम से जाना जाता है, वो थोड़ा अर्थक्वेक प्रोन है। अर्थक्वेक वगैरह जो है वो हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन बाढ़ तो हमेशा ही रहती है। तो बाढ़ के दौरान होमगार्ड पूरा कार्य संभालती है। सभी जगह के मोटर बोट हैं, चालक हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। और वैसे भी अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं कि कोई वाटर बॉडी में या पिकनिक मनाने के दौरान या किसी वाटरफॉल के पास लोग जाते हैं और या तो कुछ ज्यादा उत्साह में या कुछ असावधानी बस उसमें फंस जाते हैं पानी में। तो ज्यादातर जो रेस्क्यू वर्क है होमगार्ड के जवान और आज की डेट में जो SDRF फोर्स बनाया गया है, इनके ही ट्रेंड जवानों द्वारा ये चलाया जाता है। कभी अचानक पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए, तो जो ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है कि घर के छोटे जो बगैर काम आने वाली चीजें हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो, कनस्तर हो, बांस वगैरह हो, एक इम्प्रोवाइज मेथड यूज करके उस आपदा से निपटा जा सकता है। अगर हमारे पास कोई लाइफ जैकेट या लाइफ बॉय जैसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम इनका भी यूज करके और कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी देते रहते हैं। जो भी कोई अगर इससे मिलना चाहे या अपने स्कूल कॉलेज में बुला के कभी कोई डेमो कराना चाहे तो वो जिले के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से संपर्क कर सकते हैं, और जब उनके पास टाइम हो तो वो अपने घर पे एक इसका डेमो रख सकते हैं। हमारे जबलपुर में हम लोग मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में इसका डेमो दे चुके हैं। आग लगने पे किस तरीके से स्कूल का पूरा मुआयना करते हैं, किस तरीके से बच्चों को निकालना है, सेफ पैसेज वगैरह, बहुत महत्वपूर्ण काम आज की डेट में होमगार्ड से किए जा रहे हैं। एक CPR होता है, हार्ट अटैक अचानक किसी को आ जाए
उसको CPR दे के थोड़ी देर के लिए प्राइमरी एक फर्स्ट एड जैसा दिया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। CPR आप देखेंगे कि बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन होमगार्ड के जो और SDRF के जवान वगैरह जो है वो CPR में ट्रेंड होते हैं। आज शासन की निर्देश है, शासन की तरफ से इसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि CPR जैसी फर्स्ट एड ट्रिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताई जाए, सिखाई जाए। बहुत जगह इसके अभियान चलाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है जो होमगार्ड के द्वारा किया जाता है। स्नैक के बारे में जानकारी, कितने विषैले होते नहीं होते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाता है, पकड़ने वाले भी हैं, कुछ जगह पे ट्रेंड जवान भी हैं। तो अगर किसी को कभी ऐसी जरूरत पड़े तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अप्रोच करके तो आप बुला सकते हैं, उनके पास स्नैक कैचर है, पकड़ने के तरीके हैं, ट्रेंड बता सकते हैं इस बारे में। 1968 में एक सिविल डिफेंस का एक्ट आया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उसको होमगार्ड के साथ जोड़ा है। कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, वहां पे सिविल डिफेंस अलग डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। सिविल डिफेंस का भी लगभग यही कार्य है। लोकल स्तर पे कानून व्यवस्था की ड्यूटी और आपदा की ड्यूटी करते हुए स्थानीय प्रशासन को सहयोग देना। वर्तमान में मध्य प्रदेश होमगार्ड में लगभग 16,000 के लगभग सिपाही हैं। कुछ 500 के लगभग एक गोपनीय सिपाही के नाम से भी हैं, जो ज्यादातर नक्सलाइट इलाकों में है। जासूस जैसा उनको समझा जा सकता है। उनका नाम पता वगैरह सब गोपनीय रहता है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में है, बाकी सभी जिलों में तो नहीं है, लेकिन उन जिलों में है और वो एक गोपनीय सैनिक के तौर पर काम करते हैं। पुलिस के साथ रहते हैं, पुलिस सुप्रिटेंडेंट के अंडर में काम करते हैं और उनको उस तरीके की सूचनाएं जैसी चाहिए वैसी वो लाके देते रहते हैं। आज की डेट में पहले इनका वेतन वगैरह काफी कम हुआ करता था, एक पर डे के हिसाब से ही इनको मिला करता था। आज की डेट में लगभग 22,000 के मासिक परिलब्धियां इनके पास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कॉल आउट कॉल ऑफ वगैरह जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग खत्म है। अब ये 365 दिन काम करते हैं, क्योंकि वॉलेंटियर हैं, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं जो और गवर्नमेंट सर्वेंट को होती हैं वो तो नहीं है कि कोई इनका पेंशन वगैरह नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट, कोई बीमा वगैरह नहीं होता है, तरीके की कोई लीव इनकैशमेंट वगैरह जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को होती है वो वैसी सुविधाएं नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश होमगार्ड में 3 लेवल पे एंट्री होती है। सबसे शुरुआती चरण जो है वो होमगार्ड सिपाही का होता है, सैनिक भी कहते हैं, जवान भी कहते हैं। फिर इसके ऊपर प्लेटून कमांडर लेवल होता है जो कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर के इक्वल होता है। ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सिर्फ जवान भर वॉलेंटियर हैं, बाकी का जो अमला है वो स्थायी है, गवर्नमेंट सर्वेंट जैसा ही है, अदर डिपार्टमेंट जैसा। और तीसरे नंबर पे 93 से शुरू किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जो कि पुलिस के DYSP के इक्वल होता है और MPPSC से इनका सिलेक्शन होता है। और प्लेटून कमांडर से भी जो लोग प्रमोट होके आते हैं तो प्लेटून कमांडर से कंपनी कमांडर, कंपनी कमांडर से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, एक चैनल वो है 50-50% है, 50% डायरेक्ट आते हैं PSC से। होमगार्ड जवान की समय समय पर भर्ती होती रहती है।
लोकल पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और काफी आसान है। काफी जो एक कमजोर तबका होता है, जो किसी तरीके से परेशानियां अगर किसी के पास है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग इसमें आ सकते हैं और आगे बढ़ने के पर्याप्त चांसेस हैं उनके पास। इनकी कुछ योग्यताएं और क्या इसमें चाहिए पड़ता है वो मैं बता देता हूं शॉर्ट में कि होमगार्ड जवान जो एसटी कैटेगरी को छोड़ के एससी, ओबीसी और जनरल में तो 10th की रिक्वायरमेंट है और एसटी वालों को 8th रखा हुआ है। शारीरिक योग्यता एससी, ओबीसी और जनरल जो है वो 168 सेंटीमीटर चाहिए पड़ते हैं हाइट। सीना जो है वो 81-86 और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 158 सेंटीमीटर और सीना जो है वो 78-83 रखा गया है। आयु सीमा काफी बड़ा ब्रैकेट है, इसमें आप 18 से लेके 40 साल के बीच में भर्ती हो सकते हैं। वेतन जो है वो वेतन तो मिलता नहीं है, इनको ऑनरेरिया मिलता है, तो 22,000 मासिक है। समय समय पर इसमें जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का डीए एनहांस होता है, उस तरीके से इनको भी समय समय पर बढ़ोतरी हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है वो लगभग पुलिस कांस्टेबल जैसा ही है कि सबसे पहले एक फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है, जो मैंने बताया कि 168 सेंटीमीटर हाइट और 81-86 सीना वगैरह। उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट होता है, मैदानी परीक्षा होती है। 100 मीटर 800 मीटर रेस होती है, 50-50 अंक रहते हैं और जितने जल्दी आप इसको दौड़ते हैं उतने हिसाब से अंक मिलते हैं। अगर आप 2.5 मिनट में 800 मीटर कवर कर लेते हैं तो आपको 50 में से 50 मिल जाते हैं। 2 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 40, 2 मिनट 50 में तो 30, इस तरीके से आपको। फिर एक रिटन एग्जाम भी होता है, एकदम सिंपल स्टैंडर्ड का रिटन एग्जाम होता है, क्योंकि 8th वाले लोग भी इसमें कॉम्पीट करते रहते हैं 8th स्टैंडर्ड के। और लास्ट में एक इंटरव्यू भी होता है। इसी से पुलिस कांस्टेबल का भी मैंने नोट किया हुआ था, जवान से लगभग मिलता जुलता ही स्टैंडर्ड है उनका भी। वो परमानेंट है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में आते हैं और उनको भी बहुत अच्छे चांसेस हैं ऊपर जाने के। उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10th है, 12th है। फिजिकल मेजरमेंट लगभग वही है, 168 सेंटीमीटर हाइट और 81-86 सीना। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। इनके यहाँ पे आयु सीमा थोड़ी कम है, 18 से 35 साल तक के लोग ही लिए जाते हैं। उसमें भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, बाकी के बाहर के लोगों को तो 30 साल तक ही है मध्य प्रदेश से बाहर के, और मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को 18 से 35 है। महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन है। आज की डेट में आप देखेंगे कि महिला सिपाही आपको हर जगह थाने में या कहीं पर भी चौराहे पे महिला सिपाही बहुत मिल रही हैं। तो पिछले 2-3 सालों से रिजर्वेशन दिया गया है। वर्तमान में इनको जो 7th पे कमीशन है उसका जो मैट्रिक्स है, उसमें जो स्लैब है लगभग 17 स्लैब है मध्य प्रदेश राज्य में। उसमें से इनको चौथे नंबर के स्लैब के अनुसार वेतन मिलता है, 19,500 से 63,000 तक का है। इनके भी भर्ती होने का जो तरीका है वो सबसे पहले इनका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद फिर फिजिकल मेजरमेंट होता है और फिजिकल मेजरमेंट के बाद फिर मैदानी परीक्षा होती है, जिसमें थोड़ा फर्क है। इनको 800 मीटर दौड़ है और गोला फेंक है
और लंबी कूद है। इसमें फेंकने के हिसाब से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए पड़ते हैं कि एक मिनिमम है। जैसे 800 मीटर दौड़ आपको 2 मिनट 50 सेकंड में ही पूरी करना पड़ेगी। गोला फेंक जो है वो 19 फीट फेंकना पड़ेगा, 13 फीट लगाना पड़ेगी। जो इनकी परीक्षा होती है वो भी सिंपल ही है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। एनालिटिकल होते हैं, मेंटल एबिलिटी होती है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वगैरह के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 100 अंक का होता है। कई लोग जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं वो होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं, और होमगार्ड को 25% का रिजर्वेशन है सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस में, चाहे वो फॉरेस्ट हो, जेल हो या पुलिस हो। और पुलिस में एक और मेजर इनको बेनिफिट दिया गया है कि आपको रिटन एग्जाम वगैरह क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, सीधा एक फिजिकल एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट, मैदानी परीक्षा। और उसमें अगर आप एक पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो पुलिस कांस्टेबल के रूप में हो जाता है। इसके ऊपर का लेवल जो है वो प्लाटून कमांडर का आता है। ये परमानेंट पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के इक्वल होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के। इसमें भी समय समय पर एडवर्टीजमेंट निकलता रहता है, जैसी वैकेंसियां डिपार्टमेंट में होती हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट ही होमगार्ड प्लाटून कमांडर की भी भर्ती करता है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर में, वो दोनों डिग्री के लेवल पे हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होना चाहिए। शारीरिक योग्यता लगभग वही है, 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला की 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट जो है वो 86 होना चाहिए। वेतन में थोड़ा फर्क है, जो होमगार्ड प्लाटून कमांडर हैं उनको 7 मिल रहा है 28,700 से 91,300, और सब इंस्पेक्टर वगैरह जो है पुलिस के 25,800 से 10,000, 1,03,000। थोड़ा सा उनका वेतन बढ़ा दिया है। इसमें लगातार डिमांड हो रही है कि होमगार्ड के प्लाटून कमांडर के पहले 7th पे कमीशन में ही उनका वेतन बढ़ा है, बाकी इसके पहले लगभग बराबर होता था। पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2 तरीके के पद होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में तो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होते हैं और एक प्लाटून कमांडर। और टेक्निकल जो होते हैं वो एसआई ऑर्डिनेंस होते हैं, आर्म्स शाखा वाले, और एसआई रेडियो, एसआई फिंगरप्रिंट। इनके लिए एक पेपर अतिरिक्त होता है, जो रिटर्न का होता है वो एक पेपर इनके लिए एक्स्ट्रा होता है टेक्निकल वालों के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है। 100 अंक का पेपर होता है। और नॉन टेक्निकल वाले जो हैं, जो आपको थाने में एसआई वगैरह मिलते हैं, उनके लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जो कि इंग्लिश, हिंदी और जीके के क्वेश्चन उसमें रहते हैं, वो भी 100 अंक का होता है। नॉन टेक्निकल वालों को एक ही पेपर देना पड़ता है, टेक्निकल वालों को दोनों पेपर देना पड़ते हैं। एक पेपर 2 घंटे का, एक पेपर 3 घंटे का होता है। फिर शारीरिक नापतौल होती है, और लास्ट में इनका भी फिजिकल जो होता है वो 800 मीटर रेस है, जिसको कि आपको 2 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। महिलाओं को जो है वो 3 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, और बाकी अदर्स जो है जिनका रिजर्वेशन वगैरह है उनको 3 मिनट 15 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप होती है, 13 फीट आपको मिनिमम कूदना ही है। ये क्वालिफाई होती हैं, इसमें आपको अंक वगैरह नहीं दिए जाते। अंक आपके सिर्फ रिटन एग्जाम के ही रहते हैं, जिसपे कि आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे।
गोला फेंक भी एक इवेंट होता है। जो मेल है वो 7 किलो वजन का गोला जो है वो 19 फीट तक फेंकना पड़ता है। फीमेल जो है वो 4 किलो वजन का गोला 15 फीट तक फेंकना पड़ता है। और इसमें जो सफल हो जाते हैं मेरिट के हिसाब से, उनका एक साक्षात्कार होता है जो मात्र 10-15 अंक का होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो जितने लोग अच्छी तैयारी करके आते हैं वो इसमें सक्सेस हो जाते हैं। इसके ऊपर मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग से चयनित होने वाले डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के रूप में भी आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ये तो एनटीपीएससी की क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं वही सब लागू होती हैं। हम लोगों ने तो जब दी थी तब से लेके आज काफी परिवर्तन हो चुका है। मुख्य पैटर्न वही है कि पहले प्री होता है, फिर मेन होता है और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन पेपर वगैरह में काफी फर्क हो गया है। एज लिमिट 21 से 35 है, बाहर वालों के लिए और कम है, मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के लिए। आज की डेट में जो प्री हो रहा है, प्री में सिर्फ 2 पेपर हो रहे हैं। एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है 200 अंक का, और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। हम लोगों के टाइम पे एक ऑप्शनल लेना पड़ता था और एक जीके का होता था। अब उन्होंने जनरल स्टडीज कर दिया है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। इसमें भी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, सेकंड पेपर, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए। जब आप उस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, और उसके जो मेरिट बनेगी उसी आधार पे आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। मेंस के लिए लगभग जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें 15 गुने तक के लोगों को लिया जाता है। मेंस में 6 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज के ही जो है वो 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। किसी में ज्योग्राफी है, किसी में पॉलिटिकल साइंस है, और जीके भी उसमें मिला हुआ है। किसी में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है, और एक पेपर हिंदी का होता है, 200 अंक का पेपर होता है, और एक ऐसे का भी एक पेपर होता है। तो इस तरीके से ये 6 पेपर आपके मेंस में होते हैं। टोटल 1400 अंक होते हैं। ये 300 के 3 पेपर और बाकी के 200 और 100 का एक पेपर। लास्ट में जब आप इसमें सफल हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो एक वैकेंसी के हिसाब से 5 गुने लोग इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है जिसमें कि 175 अंक होते हैं। इसके जो परीक्षा का पैटर्न है वो मैंने आपको बताया। अब सक्सेस होने के लिए अगर आप होमगार्ड और प्लेटून कमांडर लेवल पर या एसआई लेवल पर एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहां पे इसके ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। होमगार्ड की भी लाइन जो है, या होमगार्ड का जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑफिस, वहां पे इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। रिटर्न एग्जाम के बारे में भी बताया जाता है, फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है। वहां पे जो भी इसमें भाग लेना चाहें वो जाके और
पता कर सकते हैं। समय समय पे वहाँ ऐसे अभियान चलते रहते हैं। अभी हमने पिछले वर्ष महिला सशक्तिकरण का दौर जब ज्यादा चल रहा था, उस समय बहुत स्कूल कॉलेज की लड़कियों को भी इस बारे में बहुत ट्रेंड किया था और काफी अच्छे रिजल्ट उसके आए थे। उनकी क्लासेस लगाई जाती थी, उनको तरीके बताए जाते थे, जो पहले से सक्सेस करके आए हुए हैं, चाहे वो प्लाटून कमांडर हो या कांस्टेबल वगैरह हो, उनसे उनको मिलवाया जाता था और उनको तैयार किया जाता था कि वो परीक्षा दें और उसमें सफल हो। पीएससी का एड यूपीएससी जैसा तो सेट है नहीं, थोड़ा बहुत समय में बदलाव होता रहता है, कभी जल्दी निकल जाती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रही हैं, कभी बीच बीच में 1-2 साल का गैप आ जाता है। फिर भी जब भी कभी एडवर्टीजमेंट वगैरह निकलता है तो सभी को इसकी जानकारी हो ही जाती है, लोग उस समय इसको देख सकते हैं। और आज के समय में तो तमाम साधन हैं, आपकी जो लिमिट है वो खुद ही आप है। इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, इतने सारे साधन हैं कि थोड़ा पहले हम लोग अभी अपने समय को याद करते हैं, उस समय इतना नहीं होता था, बहुत सिलेबस को लेके बहुत ढूंढना पड़ता था। एमएससी के ही टाइम पे मुझे याद है कि कई सारे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो रहती थी उसमें भी वो सिलेबस नहीं मिलता था। अमित को याद होगा कि मुझे तो वो एक तो याद ही है, एक भाभा हिटलर थ्योरी होती थी, उसके लिए मैंने अमित को काफी परेशान किया था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कहीं से क्लियर ही नहीं होती थी और क्लासेस वगैरह भी ऐसे ही चलती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में नेट है और तमाम साधन ऐसे हैं, बताने वाले लोग हैं। यही एक जो मंच है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं, इतना शानदार साधन है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। हम लोगों को पीएससी के बारे में, मतलब पर्सनली मुझे तो जब एमएससी वगैरह हम लोग कर रहे थे तब जाके पता चला कि कोई पीएससी जैसी एक चीज होती है जिससे नौकरी मिलती है। नहीं तो मेरे फादर इंजीनियर थे, तो मुझे बस ज्यादातर इंजीनियर लोगों का पता था, और चूंकि जबलपुर में साइंस कॉलेज हॉस्टल के पास में कलेक्टर का बंगला होता था, तो एक कलेक्टर का पता रहता था कि ये यूपीएससी से सिलेक्ट होके आते हैं। बाकी बहुत ज्यादा नौकरियों की जानकारी नहीं होती थी कि किस तरीके से नौकरियां मिलती हैं और कैसे जॉब में जाना चाहिए। ट्रायल एंड एरर बेस पे चलते गए और पहुंचे एक जगह पर। आज के समय में काफी सारे साधन उपलब्ध हैं, तो लगभग जो एक शॉर्टकट में मैंने तैयार किया था, हो सकता कि जल्दी मेरा कुछ टाइम खत्म हो गया हो। नहीं सर, जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी सर इसमें कुछ और बोलना चाहेंगे या आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं? हाँ, लगभग हाँ, मेरे तरफ से तो लगभग खत्म है। जो एक विभाग की जानकारी और जो आने वाले जो लोग हैं उसमें के किस किस पद पे आप आ सकते, कैसे कैसे तरीके से आप आ सकते हो, उसके क्या तरीके हैं और क्या क्वालिफिकेशंस है, और कैसे कब उनकी एडवर्टीजमेंट निकलती है, उनकी परीक्षाओं का, उनके पेपर्स का पैटर्न वगैरह। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतने अच्छे उद्बोधन के लिए। हमारे साथ मंडलोई सर भी अब जुड़ चुके हैं। और सर जैसे इसमें अभी आपने कहा पेपर का सेटिंग वगैरह और कब कब निकलती हैं, और ये कुछ जानकारियां हैं जो हमारे लोगों को जानकारी, जैसे आपने शायद कुछ छोड़ा होगा तो अभी अमित सर उसे कंप्लीट करेंगे। और सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके मन में भी बहुत सारे अभी सवाल होंगे, शंकाएं होंगी आपके होमगार्ड विभाग को लेकर। जैसे अभी हम होमगार्ड को एक बहुत, मतलब ना वो आर्मी में आते हैं ना पुलिस में आते हैं, उनको मतलब थोड़ा उस दृष्टि से नहीं देखते। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग ना होने से एक प्रकार से समझ लीजिए कि
जो पुलिस के असिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो बड़े भाई की भूमिका में पुलिस रहती है, तो ज्यादातर लोग उन्हीं को ही जानते हैं। होमगार्ड से बहुत कम लोग परिचित होते हैं। मैं खुद ही जब मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया जी, तब मुझे पता चला कि ये भी कोई एक सरकारी विभाग है जो जी, काम करता है, नहीं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, सीधे पुलिस को ही अपन जानते थे। जैसे अभी तक हमें और नहीं मालूम था सर, इसमें आपने जैसे गुप्तचर विभाग भी होता है, लोग काम हाँ करते हैं, जैसे ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच जो होंगे कि मतलब जो गांव में रहते हैं और ऐसे हाँ, कुछ एरियाज में रहते हैं, अब ये वहां से इस बिल्कुल तरीके के सिंपल है। कर सकते हैं, उस तरह हाँ वो सोच सकते हैं इस बारे में। और भी बारे में जो सोच सकते हैं कि कैसे इसमें आप लोग आ सकते हैं। यदि किसी, मैं सभी से निवेदन करता हूं, यदि किसी के पास कोई क्वेरी है और आप पूछना चाहते हैं पाठक सर से, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो बिल्कुल। मैं अपने जूनियर से जो छोटे भाई जुड़े हुए हैं, जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है, या हाँ कोई हमारे बड़े भाई हैं, वो अपने भतीजे या बंधु या बेटे किसी के लिए जानकारी हासिल करना चाहें, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन बड़ी बेसिक सी है, मैक्सिमम 12th है, 10th है, हाँ 8th है, और थोड़ा बिल्ट अच्छी है। यदि आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा है, नकारा है, नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, एक और नहीं, इसमें कई के साथ परिस्थितियां भी ऐसी बनती हैं और उनको आगे बढ़ने की चांसेस है। जैसे मान लीजिए जो पुलिस कांस्टेबल भी हैं, तो सरकार ने इसीलिए ये सब प्रेफरेंस इनको दे के रखे हैं कि अगर आप मान लीजिए सीधे एसआई के रूप में नहीं आ पा रहे हैं, प्लेटून कमांडर आप नहीं बन पा रहे हैं, आप सिर्फ कांस्टेबल बन पा रहे हैं, आप कांस्टेबल बन जाइए समय पर। लेकिन अगर आप झील है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रिजर्वेशन है, 15% रिजर्वेशन। आज ढेर सारे लोग मिल जाते हैं जो कल को कांस्टेबल थे और आज सब इंस्पेक्टर हैं, या सब इंस्पेक्टर थे और आज डीवाईएसपी पे पहुंच चुके हैं। नहीं, हमारे तो डीवाईएसपी पे तो रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आपका कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर के रूप में जरूर रिजर्वेशन है, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। उतनी पोस्ट उस कैटेगरी के लिए रिजर्व ही है। हमारे सर एक जूनियर भी है इसी तरह, वो गया था पुलिस में शायद, लेकिन आज डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोट होके एसआई है। हाँ तो अभी है नहीं तो मैं सुविधा दी हुई है जी। हाँ, मेरे ख्याल से जबलपुर में ही पोस्टेड था शायद कुछ दिन पहले। जी जी, और सर अभी भी जबलपुर में ही है कहने का। हाँ, वही जबलपुर, मुझे याद है। आपने ये भी बताया इसमें महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है इसमें सर। और ये धीरे, पहले ये पार्ट टाइम था, अब आपने बताया फुल टाइम जॉब हो गया है, 365 डेज वर्क किया जा रहा है इनसे। तो मतलब ये एक जो हमारे मन में थी होम गार्ड को लेके, वो जो आज के बाद बनेगी वो अलग होगी। अभी तक जो थी हम लोग इसको बड़ा अलग मानते थे होम गार्ड, लेकिन ये बड़ा जिम्मेदारी सर। तो जब समझ में ये जिम्मेदार शब्द जो है, बहुत ही कह लीजिए हल्का शब्द है, लेकिन जब कंधे पे आता है, जब इसके वजन का पता चलता है जिम्मेदार, तो ये जिम्मेदारी का काम है सर, अवेयर पैदा करना। डिजास्टर मैनेजमेंट के कामों में जो इसको जोड़ा है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमें सर। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आपने पाठक जी बताया, सीपीआर ट्रेनिंग है ना, और बिकॉज मतलब ये है कि अगर आप देखें कि सीपीआर ट्रेनिंग जो है इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर सही टाइम पे सीपीआर नहीं मिले, अगर जो भी अफेक्टेड पेशेंट हैं, तो वो तो आराम से हॉस्पिटल जाते जाते तक मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बेसिक जो ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, होम गार्ड हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज ट्रू। बहुत शानदार रोल अदा करते हैं। मतलब आपका एक्सीडेंट कभी हो जाए, तो जो रोड पे अकेले सिर्फ वीडियो बनाने का काम नहीं है, उसको वायरल करने का, फर्स्ट एड वगैरह, अगर आपका होमगार्ड जवान वहां है, एसडीआरएफ के जवान वहां मौके पर अगर हैं, तो वो किस तरीके से फर्स्ट एड देना है, क्या क्या चोट उसको लग सकती है। अब मतलब जब आप कभी मौका लगे डेमो एमो देखने का, तो आप इसको जब देखेंगे तो किस तरीके से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक ले जाना। एनडीआरएफ के काम तो हम लोग देखते ही रहते हैं लगभग, बस जैसे ही मिले जुले काम एसडीआरएफ के भी हैं। और नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक और बात आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बोली पाठक जी की, आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को
अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि आके हम लोग आपको फ्री में डेमो देंगे, बिल्कुल। और उससे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक्चुअली सही बात तो ये है। हाँ, सब प्रैक्टिकल कई जगह दिखाते हैं हाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आपके जैसे एक बार, बहुत पुरानी बात है, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए, हरियाणा में कोई जगह थी, मुझे लगता वहां पे स्कूल में आग लग गई थी, बहुत सारे बच्चे जल गए थे, और भी कभी ऐसी होती रहती। अभी सूरत के एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी, तो वहां पे आपके स्कूल में विजिट करके कैसी आपकी क्लासरूम की स्थिति है, कैसे एग्जिट हो सकती है, क्योंकि जो स्कूल वाले हैं वो इस बारे में कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वहां पे विजिट करके देखना और उनको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाना, बच्चों को बाकायदा लाइन लगा के कि किस तरीके से आप बगैर हेजिटेट हुए, बगैर परेशान हुए, एक दूसरे को भगदड़ ना मचाए, एकदम काम रहते हुए किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल करके भी बताया जाता है। जी सर। सर हमारे साथ अली सर भी जुड़े हुए हैं, हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर। तो सर मैं चाहूंगा नमस्कार। सुना है अली सर का उद्बोधन हम लोग सुन चुके हैं पहले, उसमें राजेंद्र नेमा के पहले जब हुआ सर का। जी सर। वो एक जूनियर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है, ब्रजेंद्र। हाँ जुड़ गया सर, जुड़ गया सर। जोड़ दिया। हाँ जुड़ गए। विजेंद्र बेस है छात्रा ने। हालांकि हम काफी जूनियर था, तो जब ये तब से ही मुझसे जुड़ गया था। अच्छा, कहा आपने यूटीडी में था क्या अली जी? हाँ, अपने यहाँ यूटीडी में थे क्या? हाँ, यूटीडी हॉस्टल में। अच्छा, हाँ, काफी जूनियर थे हमसे। हालांकि अब ये नहीं मालूम इसकी कंटेम्परेरी थी। नहीं, पिछली बार जो विनय मुरैना से जुड़े थे ना, उसी के बैच का है, 2000 बैच। हाँ, विनय की बैच का होगा, बताया उन्होंने। मुरैना वाले बहुत लड़के थे, राजू खान और आज के व्याख्यान सर आपकी टिप्पणी चाहूंगा अली सर, आज के व्याख्यान के लिए कि इसमें क्या और आपको बदलाव लगा? जैसे आप तो पूरी तरह समाज से जुड़े हुए हैं, आपके पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, और कई बार आपात स्थिति भी आपने देखी होगी जबलपुर में और कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो कैसे मतलब कैसे रहती है? मैंने ये व्याख्यान सुना आपका, जो भी है। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने डेमो किए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। जी। तो बहुत सी चीजें तो मुझे आज पहली बार मालूम ही इनकी, खासतौर से एस्टेब्लिशमेंट कैसे शुरू हुआ 1947 से, समझ में कारण किस तरह से स्थापना जुड़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। बड़ा अच्छा अपना ये नए लड़कों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं इसमें, उनके लिए बड़ा सहायक रहा। काफी इन्होंने हाईलाइट किया और एनलाइटन किया लोगों को, अच्छा लगा। और बहुत सी चीजें ये ज्ञान मुझे खुद ज्ञान प्राप्त हुआ, चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे प्राप्त हुई। मगर हाँ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक आवश्यक विषय, क्योंकि आप दूसरे कंट्रीज में जहाँ देखिए वहाँ अलग से उनका एक डिजास्टर फोर्स होता है, वो तैयारी। हाँ, वो अभी हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए तो हमको आर्मी कॉल करना पड़ती है। हाँ, आर्मी करना पड़ता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। अपने यहाँ ये फोर्स जो तैयार है, जो आपने बताई, ये हर स्टेट में होना चाहिए। और हर स्टेट का तो मुझे नहीं मालूम, अपने स्टेट का तो खैर ये आपने बता ही दिया। और मध्य प्रदेश में बन गया है ये काफी, तो इनके साथ एक अन्याय महसूस करता रहा हूँ हमेशा, क्यों ये रहा है को पुलिस के बराबर समतुल्य क्यों नहीं रखा जाता, क्यों नहीं देखा जाता? उनकी यूनिफॉर्म में थोड़ी सी इंफीरियरिटी देखी गई, तो यूनिफॉर्म में भी कुछ विशेष बदलाव होना चाहिए, और उनको पुलिस के इक्विवेलेंट उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, बल्कि पुलिस से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके। पुलिस से ज्यादा इतना मल्टीपर्पज और इतना फ्लेक्सिबल फोर्स है कि आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक पुलिस वाले से आप इतने मोड का उम्मीद नहीं कर सकते जितना एक होमगार्ड जवान
आपने ट्रैफिक में आप उसको आज खड़ा कर लीजिए, कल आप उससे ड्राइवरी करवा लीजिए, परसों आप उससे डिजास्टर का काम करा लीजिए। इतने मतलब डिफरेंट मोड में वो काम कर सकता है जितना कोई नहीं कर पाता। किरण बेदी जी का एक मुझे याद आ रहा है, उनका एक उनकी रिपोर्ट है, एक सबमिट की गई उन्होंने पुलिस के इम्प्रूवमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि पुलिस का जो है क्राइम करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बहुत सी ड्यूटीज दी जाती हैं। नेता आ रहा है तो उसके जाइए, उसके लिए उसके गार्ड, उसको बिल्कुल वीआईपी ड्यूटीज या बहुत ही कई तरह की ड्यूटीज ली जाती है पुलिस वालों से। अभी देखिए कोरोना में उसे ड्यूटीज ली गई। बिल्कुल। तो अब ये जो गार्ड अवेलेबल है हमारे पास, होम गार्ड अवेलेबल है, तो इनको हमको उपयोग करना चाहिए। और पुलिस को के लिए रिजर्व करना चाहिए, इनको किसी तरह से अन्य ड्यूटीज में तो रखना ही नहीं चाहिए। पुलिस में भी एक सेक्शन अलग से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अलग होना चाहिए, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का अलग होना चाहिए। उनमें कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है भाई। वो क्षेत्राधिकार का सवाल आ जाता है, क्षेत्राधिकार का प्रश्न खत्म होना चाहिए। पुलिस तो पुलिस है, कहीं की भी कहीं होगी। मध्य प्रदेश के लिए पुलिस होना चाहिए। उसी तरह से पूरा होमगार्ड को भी उपयोग कर सकते हैं। ये होमगार्ड जिस तरह से तैयार किया गया है, जितना मल्टीपर्पज ये है, इसको बहुत सी जगह पर उपयोग किया जा सकता है जहां पर पुलिस को यूज करते हैं। ये आज मेरी समझ में आया पहली बार। जी सर, आज तो सर अभी आप देखेंगे जी मध्य प्रदेश के संदर्भ में एकदम हाल ही में अभी जो एक्साइज वगैरह के ठेके नहीं हो पाए थे, तो आप देखेंगे कि हमारे लगभग 1,500 से ज्यादा जवान हमने इनको एक्साइज डिपार्टमेंट को अवेलेबल कराए थे, जो कि इनकी शॉप को चलाया जिन्होंने। तो मतलब मौके पे इमरजेंसी में ये काम भी ये कर लेते हैं। ये सब काम कर सकते हैं, मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं ना। ये तो बड़ी एफिशिएंट फोर्स है, ये जो आपने बताया ना, बड़ी एफिशिएंट फोर्स है। तो अच्छा, उसमें है क्या कि आप पुलिस वालों को छुट्टी नहीं दे पा रहे। पुलिस वाले लगातार ड्यूटी करते हैं, तो वो आदमी वाला जो चल रहा है तो मिसबिहेव करते हैं, तो हम शिकायत करते हैं साहब हमारे पुलिस वालों को बिहेवियर ठीक से नहीं आता। भाई कोई भी 8 दिन ड्यूटी करेगा तो कैसे आदमी की तरह बिहेव करेगा? तो उनको छुट्टियां मिलना चाहिए, उसके लिए उपयोग किया जा सकता है होमगार्ड को। कुछ जिलों में आपकी जो सलाह है ना, कुछ जिलों में एसपी लोगों ने इसको किया है। कुछ ही जिलों में है, छोटे-छोटे जिले में। अनूपपुर का मुझे याद है कि वहां के एसपी ने होमगार्ड के लोगों को एक रोटेशन बना के और अपने कुछ थानों के जवानों को एक वीकली ऑफ देना शुरू किया था। उस दौरान होमगार्ड काम करेगा। तो ऐसा आया था। अब वो किस स्टेज पे अभी और चल रहा है, या किस बड़े जिलों ने उसको लागू कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं बता पा रहा हूं। नीतिगत निर्णय होना शासन का। जी सर, थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल कमेंट। अब सर अपने इस वेबिनार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज, हाँ विवेक अभी आपसे पास आ रहे हैं। आई विल कॉल फॉर क्वेश्चन आंसर। तो जब मैं आपसे बात करूंगा सबसे, तो अभी मैं अपने आदरणीय श्री अमित प्रसाद सर, जो IAS और ये इस समय CDA हैं, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स न्यू दिल्ली में, तो जिनको आज एक जिम्मेदारी दी गई है आज के वेबिनार को कंक्लूड करने की। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पाठक सर के व्याख्यान को आप कंक्लूड करें और उसमें जो ऐड ऑन करना है तो करके हम सबके सामने रखें। श्री अमित प्रसाद सर, आप मैं आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सभी सीनियर्स को नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सभी सीनियर्स को, और सभी जूनियर्स को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये मथुरेश ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि पाठक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अरे वाह। और ये मैं हम बैचमेट थे, तो मुझे पता नहीं था उस समय, ये पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं था, लेकिन जब मौका आया तो इसने मुझे पता चला कि ये कमांडेंट हो गया है। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि MSc तक ये
मेरे को लगता नहीं है कि ये कभी पढ़ाई लिखाई एग्जाम के 10 दिन पहले करता था। उसके पहले ये नहीं पढ़ता था। हाँ नहीं राइट। तो इसने ये तो दिखा दिया कि 10 दिन पढ़ के और एमएससी तक, जैसा इसने बोला कि कलेक्टर, और इसको कलेक्टर की जानकारी थी और शायद इंजीनियर्स की जानकारी थी। हाँ, फादर इंजीनियर थे मेरे, तो बस एक इंजीनियर। हाँ, बरगी डैम में गया था एक बार इसके बरगी साथ। डैम। अरे वाह। तो कुछ तो किया होगा पाठक ने कि जो अचानक से इसने जो एमपीपीएससी क्लियर कर लिया। और आज का प्रेजेंटेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से बोला पाठक ने। और अपनी बात जो है एक होमगार्ड की, जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है, उसको भी इतने अच्छे से प्रस्तुत किया कि समझ में आया कि होमगार्ड क्या चीज है। पुलिस के अलावा जो दूसरे फोर्सेस हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए या नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें होमगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं कुछ, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर लिया कि होमगार्ड की इम्पोर्टेंस जो कि डिजास्टर रिलीफ में है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में है, जो कि मल्टीपर्पस फोर्स की तरह है, वो सबके सामने आ गई है। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो करियर ढूंढते हैं और इस तरीके से उनको, अगर उनको लाइफ में ऐसा जज्बा है, एंथुजियाज्म है करने का, डिजास्टर में रिलीफ में जाने का, तो और या तो इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करने का, जिसके बाद ये पुलिस के अंदर जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो थैंक यू, एक अच्छा मौका था सभी से मिलने का, और बहुत मजा आया आज के डिस्कशंस में। स्पेशली हमारे सीनियर्स के बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब देश विदेश में लोग हैं और सब अब आज जब जुड़ते हैं तो ऐसा फैमिली जैसा लगता है। और इसके लिए मधुरेश का भी धन्यवाद कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स। सर, आज के उद्बोधन को सुनने के बाद मेरे मन में भी एक विचार आता है, जैसे आप लोग अब गवर्नमेंट के एक बहुत जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और इसमें हमारे जो सीनियर्स हैं एक गणमान्य हैं, अपने फील्ड में काफी एक्सेल कर रहे हैं और इनकी बात भी सुनी जाती है ऊपर, और पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर, एक विचार आ रहा है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे हम हर जगह मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, तो अपने देश में सर ड्यू टू पॉपुलेशन और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम मिलिट्री ट्रेनिंग ना कंपलसरी करके, लेकिन होम गार्ड जैसी ट्रेनिंग को कंपलसरी कर सकते हैं, जिससे कम से कम कोरोना जैसी बीमारी या डिजास्टर है, हमारे यहाँ फ्लड हमेशा आता रहता है, और दिल्ली जैसे एनसीआर में हम लोग बैठे हैं जहाँ अर्थक्वेक जोन में हैं हम, मतलब तो बहुत सारी जानकारी यदि कंपलसरी हो जाए होम गार्ड ट्रेनिंग, तो हम अपने को बचाव कर सकते हैं। तो सरकार को ये बात पहुंचानी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं या उसको पहुंचा सकते हैं कि कम से कम होम गार्ड ट्रेनिंग हर सिटीजन के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल से ले लें या फिर बाद में कभी भी एक सर्टेन एज में इसे करना चाहिए, 6 महीने की या वीकली कर दें कि हर संडे, जैसे एनसीसी है, एनसीसी ऑप्शनल है लेकिन होम गार्ड की ट्रेनिंग कंपलसरी। तो हमारे साथ पेंडसे सर भी जुड़े हुए हैं और मैं पेंडसे सर का भी रिमार्क चाहूंगा इस विषय में, और उसके बाद हम करेंगे तो लोग पेशेंस रखें। इसके बाद अभी सोच लें, पेंडसे पर जब लेंगे हायर एजुकेशन में एनसीसी तो है, माने स्कूल एजुकेशन में भी एनसीसी है, एनसीसी के साथ में एनएसएस भी है, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो अभी जो नहीं ऑप्शनल भले है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एनसीसी बहुत लिमिटेड लोग लेते हैं, एनएसएस बहुत लिमिटेड लोग लेते हैं, लेकिन एनएसएस में भी हमारी जो जबलपुर की इकाई रही है एनएसएस की, उस इकाई ने ये कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं। कल
15 अगस्त को उनमें से जो स्वयंसेवक रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के, उनको जो कोरोना काल के दौरान जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे मथुरेश ने कहा कि एक प्रकार की ट्रेनिंग हर छात्र के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और बेसिक जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, रोहितास ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारे इधर के छात्रों को वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब चूंकि बहुत एनसीसी की ट्रेनिंग भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, एनएसएस की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे कार्यक्रम उसमें लेते हैं, वृक्षारोपण है और दूसरे भी मैंने जो ग्रामीण साक्षरता है, ऐसे ही मैंने एस्पेक्ट लेते हैं। तो उसके साथ साथ में अगर एनएसएस में डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम ट्रेनिंग अगर देना शुरू कर दें, तो एक हमारे पास में राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में एक बहुत बड़ी इकाइयां ऑलरेडी हायर एजुकेशन में अवेलेबल हैं। मैंने ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, बस वही है कि वो पॉलिसी एक इस तरीके की बनना चाहिए। अब मैंने रोहितास बता सकते हैं कि एनएसएस के साथ उनका कोई कोऑर्डिनेशन कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो अपन उसमें देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए नहीं हुआ है तो कम से कम जबलपुर में तो उसको अपन आरंभ करा सकते हैं। हाँ, एनएसएस के साथ जुड़ के काम किया है। और एनसीसी के बारे में तो जब भी ये कैंप लगते हैं उनके इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में और आगे सवेरा हॉस्टल वगैरह जो उनके बने हैं, तो वहां पे जाके डिजास्टर की एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। और एनएसएस के साथ तो मिलके भी काम किया हुआ है, जो मराठे जी हैं आपके यहाँ पर एनएसएस के समन्वयक वगैरह, उनके साथ मिलके काम किया हुआ है इधर पे होमगार्ड ने। हाँ मतलब, लेकिन वो मेरे ख्याल से जबलपुर ही सीमित है वो। हाँ, वो जबलपुर है। एक्चुअली क्या है कि थोड़े से पर्टिकुलर ऑफिसर्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना विजन रख के और कितना इतना इंटरेस्ट लेके और कितना परस्यू कर रहा है उस बात को। कोशिश तो होती है कि इसको स्टेट लेवल पे लागू किया जाए, लेकिन आती भाई वही है कि लोग व्यस्त तो रहते ही हैं दूसरे कामों में, तो वो अपनी व्यस्तता वहां बता देते हैं, इन कामों को छोड़ देते हैं पीछे। हाँ ठीक। अच्छा सर, जो आने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हम लोगों ने एनएसएस एनसीसी के बारे में कोई चीज बात नहीं की ना सर। इसमें मेरे को तो नहीं समझ कहीं पढ़ने को मिली कि इसमें एक्चुअली जो नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति में परिवर्तन ये किए गए हैं। वो तो सर एक बहुत अच्छा, अगली बार बात करेंगे सर। इसमें अगला वेबिनार हम लोगों का इसी पे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे, जिसको हम लोग कुछ कारणवश पता नहीं क्यों नई शिक्षा नीति बोलते हैं, वो जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका सही नाम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020। तो सर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसमें रखा नहीं गया है। मैं ये सिर्फ जानकारी रखा नहीं गया है। नहीं रखा गया है। अगले वेबिनार में, क्योंकि वही है उसमें, और हमारे एडीएम वाजपेयी सर उसमें मुख्य वक्ता और बिसेन सर रहेंगे, बोथ आर वाइस चांसलर है ना, अर्लियर, और हमारे सीनियर हैं। तो सर, और मैं अपने लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि किसी के पास कोई सवाल हो तो कृपया शर्मा जी, दिवाकांत शर्मा सर, यदि राहुल वर्मा, मानस, हाँ विवेक जायसवाल, आप पूछ रहे थे कुछ। हाँ, यू वर आस्किंग समथिंग। सब सीनियर को प्रणाम करता हूं। मेरा ये आपकी आवाज पूरी तरह, थोड़ा सा माइक पास में ले आओ। मेरा ये कहना है कि मैं एनएसएस का प्रभारी भी हूँ, तो क्या जब आते हैं तो क्या ये होमगार्ड के किन ऑफिसों से मिले कि वो हमको कॉलेज में और जो एनसीसी के एनएसएस के कैंप लगाते हैं वहाँ पर ये डिजास्टर का जितने भी हैं इनके कुछ डेमो दे सकते हैं क्या? हाँ, आपका जिला मंडला लगता होगा ना? मंडला। हाँ, तो आप मंडला में जो रपटा घाट पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से मिल सकते हैं। आजकल एक वहां पे कंपनी कमांडर शालीवाहन पांडे हैं इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वहां पे नहीं है अभी। तो शालीवाहन पांडे से आप मिल लीजिए। कभी मेरे कोई सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। कॉलेज में अभी कॉलेज में भी आ रहे हैं, जितनी छोटी ट्रेनिंग है, कैसे आप, जैसे कई बार होता है कि कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को पता नहीं रहता, स्पाइन में चोट लग जाती है, तो उठाने चालू कर देते हैं। फाइनल में वाले को आप डिस्टर्ब नहीं करो, वहीं पर
हमको मालूम है, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें जो भी फर्स्ट एड है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ हो, आपके ब्रेन में चोट लगी हो, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, ये सारे फर्स्ट एड वगैरह के ये सारे अच्छे से डेमो करके वो बताएंगे, और वहां पे आपके जो अच्छे इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको आगे अपने ऑफिस में बुला के भी वो आगे फर्दर ट्रेनिंग भी दे सकते। एक वॉलेंटियर जैसे आपके इधर पे बनाए जा सकते हैं, उनको ट्रेंड भी किया जा सकता है, जिनका उपयोग कहीं और भी किया जा सकता है। हर कॉलेज में वो 4 लड़कों को तैयार करके वो ट्रेनिंग अपन डलवाते रहेंगे फिर। हाँ, कर सकते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। ये कैलाश प्रताप सिंह राठौर जुड़े हैं हमारे साथ। ये है आपके पास क्वेरी? कैलाश जी, HP यादव, गोपाल चक्रवर्ती, ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ ये क्वेरी भी होनी चाहिए। हाँ गोपाल सर नमस्कार, मैं रोहित त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है। पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें और अपना कैमरा ऑन करें। नमस्कार सर, रोहित सर और अन्य सभी अग्रजों को भी मेरा प्रणाम। रोहित सर, आपसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी, अगर आपको स्मरण हो, जब आपका सिलेक्शन ही हुआ था। अच्छा। तो यशवंत साहू जी के साथ तो थोड़ा समय मिला था आपके साथ मिलने का जी। हाँ। तो दरअसल अभी मथुरेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस प्रकार की कोई एक कंसोलिडेटेड या इस तरह की नीति होनी चाहिए हमारे यहाँ देश में अभी भी स्कूल में ही, मुझे लगता है, क्योंकि अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिजास्टर होता है, कोई कैलेमिटी आती है और ज्यादातर लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं होते। क्या करें, कईयों को तो CPR देते ही नहीं आता, ड्राइविंग या स्विमिंग एसेंशियल स्किल्स है। तो ये इस तरह से कुछ पाठ्यक्रम में शामिल करने की आप लोग ऐसी कोई अनुशंसा है? आप हैं, अमित सर हैं, मतलब जो लोग इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हैं, आप ऐसी कुछ अनुशंसा कर सकते हैं सरकार को कि वो इसको पाठ्यक्रम में ही शामिल करें? स्कूल से ही बच्चों को पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे होते हैं, इवैक्यूएशन, फायर लगने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में कैसे इवैक्यूएशन किया जाता है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। मतलब तो ये तो सबको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। होना चाहिए एक्चुअली। इसमें कुछ सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे रोहित ने बहुत अच्छी बात करी, और सर ये भी देखा गया है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह का कुछ, तो उसमें क्या देखा गया है कि जो लोकल लोग होते हैं वो हेल्प करने नहीं आते, वो लूटने आते हैं। मतलब ये सर देखा गया है सबके द्वारा, मतलब ये किया गया है, लूट लो। ये तो ये होगी, ये मतलब इस तरह की यदि ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका आई तो हमें क्या उनकी मदद करनी है, अपनी मदद के लिए वहां जा सकते हैं। नहीं जरूरी है ये तो आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया सर, मोबाइल लेके वीडियो बनाते हैं। हाँ वो तो है, मतलब ये भी जरूरत तो इसकी बहुत है कि इसको जोड़ा जाए, और हर किसी को, जैसे मथुरेश ने बताया कि कुछ एक होमगार्ड्स की ट्रेनिंग कुछ दिन की ऐसी कंपलसरी रखी जाए, जिसमें कि ये लाइफ सेविंग मोड के बारे में बताया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रिक्स के बारे में बताया जाए। अभी भी कई बार ऐसी एग्जाम्पल आ जाते हैं कि लोग आग लगने पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आग में ही फेंक के चले जाते हैं, उनको यूज करना नहीं आता है, वो बस आग में उसको उठा के और फेंक देते हैं। इतना जो मतलब अवैज्ञानिक रवैया है, इतनी जो हड़बड़ाहट है, वो हमें लोगों को नहीं होना चाहिए। गैस सिलेंडर वगैरह में कभी आग लग जाती है। No, this is true. Actually, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में या जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं US में, उसमें एक कॉमन कोड है, एंड दैट कोड इज कि every 3rd month there will be a drill. बिल्कुल, there will be the fire drill, there will be how you can provide CPR. Then every student need to report their blood group. इसके बाद फिर और ऐसी there are some issues actually जो हर 3rd month में ड्रिल्स होती हैं, ताकि false fire alarm ये लोग ऑन करेंगे and they will see the response.
अभी वैसे रिजल्ट भी वहाँ के आप देख लीजिए कि डिजास्टर होता है तो लोकल लेवल पे ही मैनेज हो जाता है, बाहर बिल्कुल बिल्कुल हाँ लोगों को कम से कम बुलाना पड़ता है, डैमेज भी कम से कम होता है। और हमारे इधर थोड़े से ही में उसमें लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कुछ साल पहले आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो सेक्रेटरीट में आग लगी थी, तो जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ पूरे तरीके से तो चीजें सामने आ नहीं पाती, लेकिन आप द रिकॉर्ड आई थी। तो यही थी कि थोड़ी सी आग कहीं पे किनारे दिख रही थी। अब वो प्यून जब तक अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी वगैरह को बताने गया कि सर बाहर आग लगी है, उन्होंने कहा इनको बताओ, उन्होंने कहा उनको बताओ, करते करते जब वो पूरा चैनल पूरा किया तो पूरे सेक्रेटरीट में वो आग फैल चुकी थी। और उन्होंने इतना लेवाइश गार्डन आर्डन बनाया था कि तो फायर टेंडर वगैरह थे वो बिल्डिंग तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सबसे बहुत सारे नॉर्म्स किए गए कि आपको सिर्फ अकेला ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है बिल्डिंग का, कम से कम फायर टेंडर के लिए, उनके टैंकर के लिए वो बड़े हैवी होते, उनमें इतना 5,000, 10,000, 20,000 लीटर पानी है। वो एक आम घास पे और एक नरम जमीन पे चलने में वो दस जाते हैं, चल नहीं पाते। तो इन लोगों ने इस तरीके से किया था, वो पूरे सेक्रेटरीट जल के लगभग बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। नहीं देखिए, ये हम लोग यहाँ खासकर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो प्रेजेंटेशन आपने दिया है कि हम लोग जितने भी इस समय हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं या जितने भी आपके मल्टी स्टोरीज और यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें जो ये सब स्टार्ट होने के पहले डू दे रियली प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ मैप्स, डू दे रियली प्रोवाइड द डिजाइन बिफोर दे स्टार्ट? एंड द आंसर इज नो। इसलिए क्या होता है कि जब आपके रेस्क्यू भी अगर आप करेंगे और टाइम पर जैसे आपने बोला कि जो फायर फाइटर्स हैं टाइम पर अगर उस जगह पे स्पॉट में नहीं पहुंच पाएंगे, देन दे कैन नॉट रेस्क्यू एक्चुअली। हमारे साथ सर कैजुअल वर्गीस है, वर्गीस कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ या सर, यहाँ पे सर अभी जैसे बिजनेस पार्क्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये फैसिलिटी अभी सर ने बताया, मॉक ड्रिल्स का जो फायर का होता है वो होता है जनरली इन अ ईयर, हमारे यहाँ पे 5 बार होता है, जो अननोइंगली एक टाइम पे वो लोग बजा देते हैं, बजर बजा देते हैं, और फिर दे हैव दिस स्मोक ड्रिल्स एंड दे हैव अ एरिया वेयर दे कैन मींस एवरीबॉडी कैन जाके वहाँ पे खड़े हो सके। तो ये ऑलरेडी अभी यहाँ पे शुरू किया, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं बिजनेस पार्क्स की, वहाँ पे ऑलरेडी ये ड्रिल्स अभी शुरू किया उन लोगों ने, क्योंकि अभी लास्ट ईयर 2 बार हम लोगों ने ऐसा ड्रिल्स देखा था। अच्छा, समय पे बजा और लोग पैनिक हो गए, उसके बाद उनको बताया गया कि हमको क्या करना नेक्स्ट लेवल पे। तो ये स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो नाउ इन बिग सिटीज। ठीक बात है, लेकिन हम कितना सीरियस इस बात को लेते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अननोइंगली किया जाता है, मतलब हमें ट्रेनिंग दिया नहीं गया और हम मॉक ड्रिल करते हैं। एक ये भी थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोग पता हो। HP यादव और कैलाश प्रताप सिंह, आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? मनोज पूसाम, हेलो। हाँ हेलो मथुरेश जी जी, ये राहुल वर्मा जी सर, नमस्ते। हेलो, आवाज सर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलो जी। सबसे एक मेरा परिचय ये है कि डॉक्टर राहुल वर्मा पोस्ट डॉक्टरल फेलो कंप्लीट हो गई है UGC से, फिलॉसफी डिपार्टमेंट से, RDBV से, और UTD में रहा हूँ 2006 से 14 तक। तो मेरा एक क्वेरी है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, होम गार्ड भी है, तो पाठक सर ये बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाता है? मेनली ये है, सारी सुविधाएं दोनों कंपोनेंट हैं, पैरेलल हैं, बट उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। वो रेल की पटरी जैसे चलते तो रहते हैं बट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इस कारण से चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी हो, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं हुई, लोग में गीला रुमाल अगर तुरंत डाल लेते तो शायद बच जाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं वो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हैं, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो चीजें तो हैं, ये क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है? नहीं, अब देखिए लगातार जो डिजास्टर हो रहे हैं उससे वो एक लेसन के जैसे हैं, लगातार सीखते चले जा रहे हैं। और ये सारी चीजें कई बार सामने आई हैं कि डिफरेंट एजेंसीज पहुंच जाती हैं, आर्मी भी है,
होमगार्ड भी है, पुलिस भी है, लोकल कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पे डिजास्टर को लीड करना चाहता है, सब में कोऑर्डिनेशन करने के लिए टीवी का चल रहा है बैकग्राउंड में, तो टीवी की आवाज आ रही है। कोई भूल गए चला के लगता है। हाँ राहुल, तुम्हारे यहाँ ही हम ऑडियो ऑफ कर देते हैं प्रश्न पूछने के बाद। जी थैंक यू सर। कोऑर्डिनेशन को ठीक रखने के लिए एक इंसिडेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है और हर स्टेज पे अगर आपका टाउन लेवल पे आप सभी पार्टिसिपेंट से मेरा हेलो हेलो ये टीवी का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। हेलो हाँ गोपाल क्या बोल रहा है? इंसिडेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं और इसकी भी ड्रिल लगातार कराई जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हायर अथॉरिटीज हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके पुलिस सुप्रीडेंट हो और हेल्थ डिपार्टमेंट के CMHO हो, सिविल सर्जन हो, सारे अथॉरिटीज को आसपास के जगह के लिए जो आर्मी कमांड एरिया रहता है, उनके जो CO वगैरह रहते हैं, उनको सबको मिला के एक इंसिडेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम का सेटअप किया गया है और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, इन सब पे बनाया गया है कि कौन लीड करेगा। तो ज्यादातर अब धीरे धीरे पुरानी घटनाओं से लेसन किया जा रहा है। धीरे धीरे कभी कहीं कमी आती है और लगातार सीखते जा रहे हैं, सुधार लगातार हो रहा है इन सब चीजों में। हेलो हाँ तरुण बोलो। गुड मॉर्निंग सर, सभी सीनियर्स को प्रणाम। हाँ नमस्कार। हेलो 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 हेलो। हाँ राहुल जी, मैं एक बात मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। पाठक सर ने जो आज इन्फॉर्मेशन दी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और होमगार्ड्स के बारे में लोगों आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ बोलिए तरुण, माइक से आवाज नहीं आ रही है इधर। ये किसी ने हेलो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब पर्सनली पूछ लीजिएगा। अब समय हो गया है आज के वेबिनार का, काफी ज्यादा समय हो गया क्योंकि लोगों को भी जाना भी होगा और हमारे शुक्ला सर 2 बज रहा होगा रात का, 2-2:30 बज रहा है। तो सर आपसे मेरा निवेदन है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सबकी तरफ से सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार अभिभूत है। जो आपका सहयोग प्यार दुलार हम लोगों को मिलता है, बहुत आभारी हैं हम सभी आपके। सर आज बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं आपकी ये ऊर्जा देख के, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप अपनी तो आपको बुला रहा हूँ सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबका आप सर स्वागत करें, अभिनंदन करें प्लीज। नहीं बड़ी चलिए, जितने भी सीनियर्स हैं उनको मेरा प्रणाम और जितने भी जूनियर्स हैं उनको मेरा प्यार। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी हम लोग मिलते हैं तब लगता है कि एक बार फिर से एक फैमिली सी मिल गई है। एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम सा मिल गया है और ये वाकई में एक दिस इज अमेजिंग एक्चुअली। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो एक सिस्टम तैयार हुआ है और उसमें जैसे कि मथुरेसिया और अपने लोगों ने जितने भी इतना अच्छा काम किया है कि सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं और we can exchange these thoughts in the platform. That is amazing actually. So पाठक जी जो आपने आज प्रेजेंट किया, that is amazing. Since 1946 up to till date, how Home Guard has really traveled this so far, and then they have achieved so many things. और उनका जो रोल है is very universal in Indian security actually. In fire and rescue, and everywhere actually where you want to replace our Home Guard force. So this is true कि आज there are so many new things we know about the Home Guards,
और पाठक जी, थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर ब्रिंगिंग एक्चुअली दिस नॉलेज टू एवरीवन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी हम लोग के पाठक जी जूनियर्स हैं, आई होप कि दे विल रियली कम फॉरवर्ड और वो आपको और इस बारे में आपके नॉलेज लेंगे और इसको हो सकता है अपना एज ए कैरियर, एज ए वॉलंटियर, सबसे पहले एज ए बिगिनर्स दे कैन जॉइन द होम गार्ड एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड द लैडर एक्चुअली। तो उसमें उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और वाकई में ऐसी कुछ की पोजीशन है जहां हम लोग के और हमारे जितने भी अपने हॉस्टलर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो वाकई में एक दूसरे की बड़ी हेल्प कर सकते हैं वो लोग। तो जैसे कि अमित प्रसाद जी ने भी बहुत अच्छा बोला कि रियली इट लुक्स ग्रेट एक्चुअली, अमेजिंग। और उन्होंने ये भी बताया कि एक जमाने में उनको बिल्कुल नहीं पता था कि अपने पाठक जी पढ़ने में MSc कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अमित ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सिर्फ जब 10 दिन बचते थे इसके बाद ही मैं किताब उठाता था। तो आप सोचिए कि जो क्वांटम में भाभा हिटलर थ्योरी में मुझे आज भी याद है अमित ने जो समझाई थी, मैंने आखिरी दिन समझी थी और वो पेपर में भी आई थी और बहुत शानदार आपने लिखा भी था। बिल्कुल सही है। तो वाकई में दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन एक्चुअली, इट इज ह्यूज और दैट इज ए मॉडल सिस्टम which all the hostelers and we have created, and I'm very much hopeful कि it will go from here to New Delhi and people will follow it। और उसमें वाकई में बहुत कुछ हम लोग आपस में एक दूसरे सीखेंगे। And with all this, I really thank you everyone, and I have learned so much actually from our hostel seniors and juniors. Amazing journey we have crossed, that amazing journey. So thank you very much and thank you everyone. थैंक यू सर, गोल्डन वर्ड्स के लिए धन्यवाद सर। अभी ना हमारे साथ एक आकाश भगत जी जो हमारे आने वाले 30 जुलाई को रहेंगे और वो जुड़े हुए हैं। तो ये सर योगाचार हैं, योगा सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो इनको सिर्फ मैं बुलाना चाहूंगा, हेलो हाय करें यदि आकाश भगत जी इंदौर से हैं। अच्छा जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बोले भगत जी, कैसे हैं? जी मैं बढ़िया सर, मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब बताइए इंदौर में क्या हाल चाल है, इंदौर में क्या कर रहे हैं? कोरोना इंदौर में तो बढ़िया है, रोज लगभग 150-200 केस इंदौर में कोरोना के निकलते हैं। अरे वाह। और लोगों ने डरना बंद कर दिया है। ठीक है, लोग भी कंफर्टेबल हो गए हैं, कोरोना भी कंफर्टेबल हो गया है। हेलो, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इससे। बहुत बढ़िया। तो सर ये योगा के जानकार हैं, काफी अच्छा जी, और ये हम लोगों से बात करेंगे योगा के बारे में आने वाले 30 अगस्त को सर। बिल्कुल ठीक है। तरुण कुछ बोलना चाह रहे हो? तरुण शर्मा सर, कोरोना से याद आया सर। हाँ, मैं भी मतलब सस्पेक्ट हुआ हूँ और रिपोर्ट गई है, सैंपल गया हुआ है, 1-2 दिन में आ जाएगा। एक्चुअली एक कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गया था धोखे से। अरे जी कहाँ रहते हैं आप? सर ये बेवारी सैडोल ये पटवारी हो ना? और ये काफी इसका था सर शुरू से, कोरोना वॉरियर है सर ये एक तरह से। अरे वाह। तो ये तो हमें साथ में एक पुलिस डिपार्टमेंट का साथी था, वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे सर। हम लोग वो कहीं से संपर्क में आ गया, अब उसको पॉजिटिव आया है जी, परसों पॉजिटिव आया था। हम सभी लोग सस्पेक्ट हो गए हैं। अब देखिए 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाए, तो अभी तो क्वारंटीन घर में। चलिए ठीक है, ये कि उसी बहाने थोड़ा सा बहुत काम करना पड़ रहा है ना, पटवारियों को तो बहुत काम करना पड़ रहा है कोरोना वालों को पकड़ने में। वो तो सर 22 तारीख से ही चल रहा है। अभी परसों ही 3 लोगों को पकड़ के भेजा। एक्चुअली लोग जाना नहीं चाहते, डरते हैं। एक्चुअली इसमें डरने की बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों ने इतना डर पैदा कर दिया है सिस्टम में सर। एक्चुअली वही मैं आपसे बोलना चाह रहा था, मीडिया ने इतना डर पैदा कर रखा है, लोग केवल मतलब मेडिकल कॉलेज शहडोल जाने के लिए डर रहे हैं, जबकि उनको कुछ नहीं है। वहां जाएं, आराम से 14 दिन तक रहें, अपना इलाज कराएं, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। बट इनका डर ऐसा है। और सबसे बड़ी बात जो पाठक सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
कोई भी डिजास्टर, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, आग ही लग गई कहीं, कहीं कुछ हो गया, ट्रेन की दुर्घटना हो गई, रेलवे का हो गया, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। आजकल नए तरीके का वो, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, पाठक सर को इस चीज की जानकारी होगी कि हम लोगों को भी साथ में पुलिस के साथ पहुंचना पड़ता है इंसिडेंट में। तो होता ये है सर कि लोग, एक तो आजकल ये मोबाइल वाला सिस्टम, मदद करने की जगह मोबाइल पे फोटो खींचना, ये चालू है। जी जी, दूसरी चीज अवेयरनेस, सही है सर, काम करने में बड़ी दिक्कत है। अब कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट बताऊं सर, मेरे यहाँ एक तालाब है, उसमें एक व्यक्ति डूब गया। अब लोग लेवल पे हम लोगों ने प्रयास किया, फिर सर की टीम ही आई, मतलब होमगार्ड की टीम ही आई, उसके गोताखोर होते हैं वो आए, उनको मेहनत लगी 7 घंटे। उन 7 घंटों के बीच में यहाँ इतने जानकार और इतने बताने वाले आ गए कि उनको काम करना मुश्किल हो रहा है। बॉडी को निकालने से ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को संभालने में आ रही थी जो हमारी टीम को या जो होमगार्ड की टीम को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ये वही प्रॉब्लम तो है, कई बार भी काम करने की बहुत जरूरत है। पाठक सर इस चीज को जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। इस बार के नए मेहमान हमारे साथ ब्रिजेंद्र बैस। ब्रिजेंद्र, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो यू आर वेलकम, और कुछ अपना परिचय। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, प्रणाम, सारे सीनियर्स को प्रणाम, सारे जूनियर्स को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। चूंकि मैं थोड़ा सा आज फर्स्ट डे था, लेट हो गया था, एक मीटिंग थी, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रिजेंद्र, कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन मेरे यहाँ से दिखा रहा है सर। अब थोड़ा सा अब हुआ सर, हुआ क्या? नहीं अभी नहीं, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और लोग नहीं। बाकी सर आया नहीं आया? नहीं दिख रहा। कुछ डिस्टरबेंस तो हो रहा था, मैं सुबह भी कनेक्ट हो रहा था, है ना, काफी डिस्टरबेंस हो रहा था। तो अगर ऑडियो आ रही है तो मैं यूटीडी में 2000 में पास आउट हूँ सर, यूटीडी से। मैंने वहां से लॉक किया था, उसके बाद यहीं ज्वाइन कर लिया था श्री मोहम्मद अली साहब को। अरे वाह। हाँ, और 2005 तक या 6 तक मैं उनके अंदर में काम किया हूँ। उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन अभी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं ऑफिस जाता रहता हूँ। जबकि वास्तव में लोग जैसे सीनियर को छोड़ते हैं उनसे बातचीत क्या संबंध लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे बहुत ही मधुर संबंध रहे, सर खुद ही बताएंगे आपको। अरे वो कैसे छोड़ दोगे? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अभिभावक के टाइप से हैं। मैं तो बेसिकली सिंगरौली का रहने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ, मेरा कोई भी नहीं था पूरे जबलपुर में, सिर्फ हॉस्टल के अलावा कोई नहीं था, सिर्फ मोहम्मद अली साहब ने मुझे गाइड किया अच्छा। और उसके बाद मैं यहाँ काम करने लगा, और जो भी है मेरा परिवार सब कुछ है। हॉस्टल ही था, हॉस्टल ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया सर। अगर हॉस्टल नहीं होता तो मैं आज जबलपुर में सेटल नहीं हो सकता था। बिल्कुल, सभी को वही हाल थे जी, सभी को वही हाल थे कि अगर हॉस्टल नहीं होता तो हम लोग सेटल नहीं हो सकते। अरे सुशील चौरसिया, कैन यू हियर मी? इसलिए मैं बहुत ज्यादा हॉस्टलर का और हॉस्टल का, इस ग्रुप का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। बिल्कुल, अरे हाँ। और आप जैसे सीनियरों को मैं अपना अभिभावक मानता हूँ। सुशील चौरसिया ये है। अरे मथुरेश, हाँ सर, हम ये कह रहे थे को ले ले करते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता बोलने का। तो उनको मैं थोड़ा सा पहले लेना चाह रहा था सर। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए सर, संजय ठाकुर सर पर्थ से जुड़े हैं। आप चालू है, टीवी बंद करवाओ ना वहां से। टीवी किसका चालू है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तक बंद नहीं हो पाया टीवी वो। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये तरुण का नहीं सर, बंद है, मेरे टीवी नहीं चालू, बंद है। बंद है, मैं सर अलग कमरे में बैठा हूँ सर। हाँ, वो तो क्वारंटाइन है, वो तो चलिए। हाँ सर, साधु सर।
प्लीज। हाँ, अब ये कह रहे थे कि हॉस्टल में तो ऐसा था कि जब परीक्षा शुरू होनी थी तो 2 दिन तक तो 2 दिन पहले लोग किताब ढूंढते थे और वो भी पढ़ना चालू करते थे जिन परीक्षा था उस दिन। अब वो उतना ही पढ़ करके लोग पास भी हो जाते थे। तो मतलब ये हॉस्टल का टैलेंट है ना। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे, हम देखते थे ताकि बोले यार कल पेपर है तो आज दोपहर से वो कमरे में बंद होकर के पढ़ना चालू करते थे, 5 क्वेश्चन ले आए, पढ़ करके जाके पेपर दिए और ओके। और आज अच्छे अच्छे पोस्टों पे भी, मतलब ये नहीं है ताकि वो केवल पढ़ करके पास ही होंगे। मथुरेश भाई, इसलिए हॉस्टल का टैलेंट बहुत अच्छा है। मथुरेश भाई, हमारे एक मित्र थे अखिल कुमार सामंत, रिटायर हुए। वो उनकी आदत थी कि वो रात को पीते थे, उनके बाद 1 बजे 12-1 बजे वो किताब उठाते थे, बिस्तर पर चड्डी बनियान में लेटते कब गिर जाती थी साइड में, वो कब सो जाते थे गॉड नोज। और उन्होंने इतना शानदार नंबरों से पास किया, बेहतरीन। पीने के बाद ही पढ़ते थे, पीने के पहले नहीं। अखिल सामंत का तो अच्छा रिकॉर्ड था। अखिल सामंत, हाँ, कौन शक्ति बोला क्या? मनोज जैन और मनोज कुसाम यदि हैं तो सामने आए, बात करें। मनोज जैन या मनोज कुसाम, दोनों में से कोई भी नमस्कार सभी सीनियर को। हाँ मनोज। सर मैं PSRI में टेक्निकल असिस्टेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पास में रखा है। आज के वेबिनार को लेकर सवाल है तो पहले वो पूछो पाठक सर से, जानकारी लेनी है, कोई क्वेरी रह गई है। सर अच्छे से लेना था सर, बहुत अच्छा नॉलेज है सर, इसमें हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके। चलिए, नहीं है ठाकुर सर, संजय सर, आप प्लीज। दिखने लगे मनोज जैन, दिख तो रहे? हाँ दिख रहे हैं सर, वो थोड़ा अपना दुकान वो अपनी दवा की दुकान, हाँ वहीं से ही शामिल हो रहे हैं, दवा दुकान से ही। जरूरी चीजों में है ना उनका। पढ़ाई का तो ये आलम था कि अमित और मथुरेश तुम भी जानते होगे, एक यूटीडी में एक सुल्लेरे सर थे ना, शायद हिंदी वगैरह में थे, तो की लड़की ऋचा सुल्लेरे मेरे साथ MSc करती थी। वो हिस्ट्री में थे सुल्लेरे सर। हाँ हिस्ट्री में थे, तो वो जानती थी अपनी पढ़ाई के क्या हाल है। अब जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे सर। पाठक सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारा जो वेबिनार है ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये जो अभी कंप्लीट करो। तो जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के साइंस कॉलेज में ही आ गई, और मेंस के जो सेंटर हुआ करते थे वो सिर्फ महाकौशल और साइंस कॉलेज होते थे। हाँ, तो वही जगह होते थे। अब एक बार मेंस देने के लिए जब मैं साइंस कॉलेज में था, तो मुझे बस यही लग रहा था कि वो सुल्लेरे ना उस कमरे में इन्विजिलेटर बन के आ जाए। और मतलब लक ऐसा निकला कि जिस कमरे में मैं एग्जाम दे रहा था उसमें वो ऋचा सुल्लेरे ही इन्विजिलेटर बन के आई। तो जब उसने मुझे देखा तो उसकी हालत देखने लायक थी, मतलब वो मेरे से मतलब बिल्कुल रियली पूछ रही थी कि क्या वाकई में तुमने प्री निकाल लिया है क्या? तो ये लगता था कि ये MSc कैसे पास कर गया, मेंस दे रहा है इधर, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था बार बार। कैसे निकाला, क्या किया, कैसे निकाला, 10 बार पूछती रही। मैंने कहा रुक जाओ, अभी पहले मैं पेपर तो दे दूं अपना। ये ऐसी घटना तो हमारे साथ भी घटी। हमने जब हटा में ज्वाइन किया
तो ज्वाइन करने के बाद वो एमआर जो होते हैं तो वो टीम जा रही थी, उनने देखा हमें तो बोले आप यहाँ, तो हमने कहा मैं यहाँ कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे साथ जो प्रोफेसर खड़े थे वो बोले भैया हाँ ये पीएससी से दे के एग्जाम यहाँ आए हैं, यहाँ इनने हमारे साथ है ज्वाइन किया हुआ है। तब लोगों को जाके विश्वास हुआ, तो मान ही नहीं रहे थे कि मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स ऑफिसर। नहीं स्टोरीज तो हैं, काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। हाँ सर, हॉस्टल की ये यादें और मतलब बातें जो है वो बहुत ही याद रहती है। वेबिनार जो बोलते रहते हैं उस समय सोचते थे कि हॉस्टल मत भेजो, लड़का बिगड़ जाएगा। बिल्कुल हाँ नहीं राइट, बिटिया बोल रही, बिटिया को भी शामिल कर लो भाई, कुछ बोलना। कौन बिटिया बोल रही है? मेरी बिटिया है सर, मेरी बिटिया है। अरे वाह, अच्छा। अब ये हेलो शर्मा जी, वो उसको सेल्फ क्वारंटाइन में, तो उसको कुछ हो ना जाए, कहीं वायरस हो। घर के सारे लोग साथ ही में क्वारंटाइन है सर। अब घर में ही रहते थे सर, क्या करें, सभी लोग क्वारंटाइन है। नहीं सही बात है, बहुत अपना ख्याल रखो तरुण, बहुत अच्छे से। जी। इसका मतलब संपर्क में हूँ सर लगातार, परिवार के साथ ही डॉक्टर्स लगातार कंसल्ट कर रहे हैं। दिक्कत जाती है, अभी इसको हंसी खेल में मत लीजिए। तुमको हो गया है क्या? तुम एक काम करो, 3 टाइम गर्म 10 लौंगे पानी में बॉईल करो। शर्मा जी, तरुण, पानी में 10 लौंगे बॉईल करिए और उसको भाप लीजिए फौरन 3 टाइम। अच्छा। क्या करना है सर? 10 लौंग, सिर्फ 10 लौंग पानी में बॉईल करिए, उसकी भाप आप तौलिया से कवर करके पूरी भाप इनहेल करिए। अच्छा ग्रेट। बहुत कारगर इलाज हो रहा है ये। अरे भाई, हमारे पड़ोस में तो हो गया, तो उनको ये ट्रीटमेंट दिया है। काफी प्रॉब्लम चालू हुई थी, पहले इनहेल करने में क्लियर हो गया। सर लौंग का तेल डाल लें, लौंग ना वो बॉईल करें, जो कुछ उसमें डालना है, लौंग का तेल डाल लें। 10 लौंग डालना है, 10 तेल नहीं। अच्छा, लौंग डाल के करिए आप। जब बॉयल हो जाए, पानी भाप निकलने लगे, तो उसकी भाप लेना है आपको बस। नहीं वो आता है ना, एक आता है पार्ट, इससे मैंने अपने स्टीम वाला इसमें प्रॉब्लम था, वो क्लियर हो गया, तड़ से क्लियर हुआ। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। पहली बार इनहेल करने में हो गया था, एक बार 3 बार लिया तो सही बिल्कुल। सर ये वेबिनार का हो गया सर, ये वेबिनार का बेस्ट आउटकम यही है आज का, ये गोल्डन नहीं राइट मतलब इफेक्टिव है। तो प्रमोद अग्रवाल सर भी अब जुड़े हैं, और सर सुन नहीं पा रहे मेरी आवाज, क्या बात है सर? अग्रवाल सर, प्रमोद अग्रवाल का नाम ही नहीं लिए थे तब तक तो बोल गए होते। नहीं सर हैं अभी जुड़े हैं और कॉल कर रहा हूँ। चलिए सर, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अब अली सर और जी सुरेश, हाँ जॉली कुछ कह रहा। हाँ बोलिए सर। हाँ पहुंच रही है। जी आ रही है सर, बोलिए। मेरी आप जी पहुंच रही है ना? जी आ रही है। बस इतना ही कंफर्म करना चाह रहा था मैं। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। और सर इसलिए कंफर्म कर रहे हैं सर, बता दूं ये हमारे जल्दी ही स्पीकर बनने वाले हैं। ये मुख्य वक्ता हम लोग सर एक वेबिनार करेंगे, ये 6 सितंबर को डिजाइन है, किया गया है, निर्धारित है। ये रहेगा सर शेयर मार्केट पे, शेयर ट्रेडिंग पे। हाँ, ट्रेडिंग कैसे करें और क्यों करें, क्यों ना करें, और उसके जो क्या प्रोज हैं और क्या लॉसेज हैं, मतलब ड्रॉबैक्स हैं, ये सब में बात करेंगे। तो 2 लोगों को उस दिन हम सर बुलाएंगे, तो इसमें से एक सर रहेंगे। तो ये सब निर्धारित है सर, 6 तारीख तक है। जौली सर हैं, रजनीश जौली सर। अच्छा ठीक है सर, तो
इजाजत दीजिए सबको, और आप भी इजाजत लीजिए, है ना? ठीक है सर, चलिए चलिए, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते सभी लोगों को। चलिए, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर, ठीक है सर, अली सर प्रणाम सर। हाँ चलिए अली जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्कार। नमस्कार। चलिए, नमस्कार 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 जी, सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। मिलते हैं सर अगले 23 तारीख को। प्लेस अगली बार सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे है अपना वेबिनार, बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो सभी के लिए जरूरी है क्योंकि नई शिक्षा नीति में सभी आ रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी इसको जानना जरूरी है। तो हम लोग अब पेरेंट्स भी हैं और एजुकेशन में भी जुड़े हैं, बहुत जरूरी होगा वो हम लोग, बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार होने वाला है। ठीक है सर, पाठक सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू मथुरेश, बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को जानकारी मिली। और अपने गजन सर हैं पटेल सर। हाँ बोलो। आप इजाजत दीजिए और इजाजत लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद बहुत रहे अच्छी बात है। सभी का ऐसा प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। दिनेश श्रीवास्तव सर, प्रिंसिपल। दिनेश श्रीवास्तव सर दिख रहा है अभी भी। ये अच्छा लग रहा है सुन के अच्छा लग रहा, बढ़िया। रोहितास को सुना, मजा आ गया। सर धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद है। मेरे को ध्यान आता है, रोहितास और त्यागी के लिए पहली बार मैं लड़ने गया था श्याम टागी और साधु सिंह बोले साले राड मारना है तुम लोगों को। मैं कहा राड मारेंगे साले, होगा, लड़ते बनता नहीं था। जब आगे खड़े हो गए श्याम टागी में, बस का इंतजार, बरगी बस कब आएगी। वो तो जबरदस्त था सर, वो तो एपिसोड है। त्यागी कहाँ यार, त्यागी नहीं मिल रहा है। त्यागी सर आप वही तो देखिए कि पढ़ाई लिखाई मतलब ऐसा कोई मैटर नहीं करती है। त्यागी आजकल दुबई में है और बढ़िया बिल्डर बना हुआ है वहां पे। अरे तो उसको भी ग्रुप में जोड़ो ना। बहुत दिन खोजा, एक जाके रोहितास दुबे मिला मेरे को। दुबे नहीं था, अच्छे से मामले में रोहितास पाठक था। रोहितास दुबे लेक्चरर थे, नारायणगंज में लेक्चरर थे। तो मैं उन तक खबर पहुंचाया कि मैं कहा शायद ये हमारे साथ के रोहितास हैं। बोले नहीं। तो फिर इस चक्कर में मतलब काफी दिन तक खोजता रहा रोहितास पाठक कहाँ मिलेंगे। फिर बड़े मुश्किल से पता चला। अच्छा, ये त्यागी सर का पूरा नाम क्या था? मनीष त्यागी। तो इसका सर नंबर वो दीजिएगा। हाँ, मैं पकड़ता हूँ उनको, फिर दूंगा तुमको, तो फिर जोड़ लेना उनको भी। बात की जाएगी तो एक हमारा और ग्लोबल फ्रेंड बिल्कुल। आ जाएंगे। हाँ, वही में है और बढ़िया अच्छा काम चला रहे हैं अपना। कुछ लोग ऐसे गायब हो गए, जैसे हमारे बैच का ब्रजेश चौहान, वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, वो चौहान सर गायब ही हो गए हैं, दिख नहीं रहे। हाँ, वो मतलब इन लोगों की क्या दिल से इच्छा है कि इन लोग मिल जाए कहीं ना कहीं। हाँ, बांदा तरफ के थे सर, फिर पता नहीं कहाँ है आजकल। मिलेंगे अच्छा सर, ठीक है मतलब बिल्कुल। ओके। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार।